Hello, everyone. Welcome to this podcast. And for the last few episodes, we are discussing different topics. We started with spirituality, then we discussed business, then we discussed about well-being as well. But today's topic is entirely different. Today we are going to discuss all about education. और एजुकेशन में भी वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आई डोंट नो आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो टॉपिक बहुत ही डिफिकल्ट है आपके लिए. यस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट केमिस्ट्री because our today's guest is a professor of chemistry and a hardcore researcher. If I discuss about today's guest, his journey, his profile, it is so vast. And why this episode is so special for me? Because जो आज आपसे बात करने वाले हैं, he taught me chemistry. Yes, I am from chemistry background. और उन्होंने मुझे chemistry पढ़ाई because of which only probably I could sustain my interest in the chemistry. Yes, I'm talking about our today's guest, Professor Dr. Kishore Arora. Sir का experience chemistry में, if I talk about in the teaching domains, is more than 30 years officially. He will discuss more about it. His area of expertise is physical chemistry. He's guiding many research scholars, the master's level students, and he has guided several PhDs under his guidance. टीचिंग से अगर अलग हटके मैं सर का प्रोफाइल आपके साथ डिस्कस करूं तो एज आई सेड ही इज अ हार्डकोर रिसर्चर. He has published more than 125 research papers in various national and international journals. If I talk about impact factor of those of you understand about it, so the cumulative impact factor is 79.13 and citations is 501, H index is 12, I10 index is 14, and so many credits, so many things to his credits. He has authored several books. He has written books on various topics. If I talk about few of the topics, so the topic ranges from coordination chemistry, the kinetics, and quantum chemistry, spectral simulations. और जो सबसे important बात है सर की बुक्स की, बहुत सारी बुक्स हिंदी में है जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं जिनके लिए शायद लैंग्वेज एक बैरियर है सब्जेक्ट को समझने के लिए. बिकॉज अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करूं तो बहुत कम बुक्स हैं जो अच्छी हैं एंड विच वी आर गेटिंग इन हिंदी. सो दैट इज वन ऑफ द चैलेंज जिसको सर ने एड्रेस किया है. हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं सर से अबाउट द केमिस्ट्री, about his life, about his research, about his career, about his passion in the chemistry. A lot we are going to discuss in this particular section. So without a further delay, let's welcome our today's guest, Professor Dr. Kishore Arora. तो हेलो एवरीवन सर, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट. सबसे पहले थैंक यू कि आपने टाइम निकाला डिस्कशन करने के लिए. ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है हम सबके लिए. एक और अब ओके, मैं फिर से शुरू करती हूँ. वेलकम एवरीवन टू दिस स्पेशल एपिसोड एंड वेलकम टू यू सर कि आपने टाइम निकाला डिस्कशन करने के लिए. वेलकम. एंड अभी आपके आने से थोड़ी देर पहले आई वाज डिस्कसिंग अबाउट योर प्रोफाइल इन डिटेल. आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है, चाहे अकेडमिक की बात करें हम या रिसर्च की बात करें, दोनों में रिसर्च ग्राफ तो आपका इट्स ऑल एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग कंटिन्यूअसली. इतने सारे रिसर्च पेपर्स, बुक्स, चैप्टर्स, आर्टिकल्स, कॉन्फ्रेंसेस, बहुत कुछ. लेकिन जो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है जो शायद सबको जानना होगा कि आपका जो इतना लंबा स्पैन है इस एजुकेशन सेक्टर में, रिसर्च फील्ड में, तो आपने एजुकेशन को बहुत बारीकी से देखा है इतने सालों में. इतने सालों से मेरा मतलब है लगभग 30 साल से. आपको क्या लगता है कि एजुकेशन जो सेक्टर है वो पिछले इतने सालों में कैसे बदल रहा है? उसमें क्या पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, क्या नेगेटिव चेंजेस आ रहे हैं? कैसे हम पूरे एजुकेशन सिस्टम को देख सकते हैं इन पिछले 30 सालों में, तब और आज? देखिए, मेगा ऐसा है। पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने मेरे को इस लायक समझा, इंटरव्यू कर रहे हो। थैंक यू सो मच सर. दूसरा ये है कि एजुकेशन सिस्टम को 30 साल से तो मध्य प्रदेश में मैं सर्विस कर रहा हूँ, तब से देखा है. ओके. उससे पहले मैंने 1990 में मास्टर्स की थी और मैं अप्रोक्सीमेटली 89 से 1989 से शुरुआत कर दी थी.
पढ़ाने की, ओ। जब मैं खुद मास्टर्स डिग्री में था अच्छा। तब से। तो मैंने ये देखा है तब से, तब भी जो स्टूडेंट्स मेरे को मिलते थे, मैं +2 के बच्चे पढ़ाता था उस समय, ओके। और धीरे धीरे आगे फिर कॉलेजिएट एजुकेशन में आ गया। तो हम्म। जो स्टूडेंट्स पढ़ने के इच्छुक रहते थे वो तब भी पढ़ते थे, और जो नहीं इच्छुक रहते थे वो नहीं पढ़ते थे, आज भी पढ़ते हैं। उस हम्म। तरीके से ही चल रहे हैं। बस फर्क ये है कि पहले, मैं अपनी बात भी करूं तो हम्म। हम टीचर्स के साथ ज्यादा एसोसिएटेड फील करते थे खुद को, टीचर्स के साथ हम ज्यादा लगाव महसूस करते थे। हम्म। लेकिन आज भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। लेकिन आज की जो पीढ़ी है, हम्म। और उसके पास साधन कई सारे हैं। हम्म। साधन बहुत हैं, इंटरनेट है, हम्म। साधन बहुत है उनके पास। आपको कहीं से भी इंफॉर्मेशन, मतलब एक किस्म से सूचना क्रांति जो आप कह लो, इंफॉर्मेशन के फील्ड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो रेवोल्यूशन टाइप है, उससे बच्चों की बात छोड़ो, पूरे समाज के पास काफी कुछ इंफॉर्मेशन उसी वक्त पहुंचती है। और बाकी जो सो फार एज लेक्चर्स या सो फार एज स्टडी मटेरियल इज कंसर्न, हम्म। रेडिली अवेलेबल है काफी कुछ। बिल्कुल। तो इस वजह से यही परिवर्तन आया है। लेकिन आज भी जो स्टूडेंट्स पढ़ने में इंटरेस्टेड रहते हैं, हम्म। जो स्टूडेंट्स टीचर के साथ जुड़े हुए हैं, इन सब चीजों के बाद भी वो हम्म। आज भी जुड़े। मैं आज दोपहर को ही एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से वापस आया हूँ। ओके। तो वहाँ गया था, वहाँ पे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में था वो, पंजाब में। तो उधर भी मैंने यही देखा, बच्चे जो हैं इन सब चीजों के, ठीक है, हम्म। डिपेंडेंट हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सोर्सेज हैं उन पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन फिर भी टीचर्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये डिपेंड करता है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। ओके। हाँ, बस आप ये मान के चल सकते हो कि पहले ये था कि बुक्स फिजिकल फॉर्म में लाइब्रेरी में से निकाल के हम्म। करते थे। अब क्या है कि वो काफी कुछ आपका ई प्लेटफॉर्म पे आ चुका है, काफी कुछ उस तरीके से। लेकिन दोनों तरीके से आप ये मान के चलो, ट्रांजिशन फेज चल रहा है, ओके। दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम जैसे आपका, गवर्नमेंट की भी हम बहुत सारी स्कीम्स देखें तो यूजीसी ने भी अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए हैं जिसपे बच्चे ऑनलाइन कोर्सेज ऑप्ट करते हैं। वहां से भी वो सीख रहे हैं। ई पीजी बिल्कुल पाठशाला है जहां से भी वो सीख रहे हैं। तो प्रॉब्ली शायद हम इसको एक, जैसा आप बोल रहे हैं कि इसको एक क्रांति या ट्रांजिशन फेज लेके ही समझ सकते हैं। बिल्कुल उस तरीके से आप ले सकते हो। जैसे अब आपका ये जो चैनल है, आपका जो पॉडकास्ट है, बिल्कुल। ये भी इसी फील्ड में एक किस्म से छोटा सा योगदान हो गया ना। हम्म। ये भी उसी तरीके से कंट्रीब्यूशन है। तो बिल्कुल। कोई ना कोई बिल्कुल। देखेगा, देखेगा और जिसको जैसे सीखना है वो वैसे वैसे सीखेगा। उसको देखेगा। ओके। तो मुझे मुझे जो नटशेल में समझ में आया कि आज भी जिसको हम कहते हैं ना सर कि ह्यूमन इंटरेक्शन, तो जो स्टूडेंट का टीचर के साथ इंटरेक्शन होता है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। उसका नहीं है। लेकिन जहां बच्चे को फैसिलिटी नहीं मिल रही टीचर के साथ इंटरेक्ट करने की, तो वो एजुकेशन से डिप्राइव्ड नहीं है। उसके बिल्कुल। पास और भी चीजें हैं जहां से वो ले सकता है। हाँ नहीं, जैसे मैं इसका एक आपको एग्जांपल अपने टीचिंग करियर से ही देता हूँ। हम्म। 2006 में वर्चुअल क्लासेस का कॉन्सेप्ट आया, हाँ। यहाँ पे मैं सर्विस कर रहा हूँ इस स्टेट में। हम्म। तो अब ये एग्जैक्टली तो मेरे को डेट नहीं याद। मैं एक बार ग्रुप थ्योरी हम्म। पे वर्चुअल क्लास ले रहा था, ग्रुप थ्योरी पे पढ़ा रहा था, सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी। हम्म। 2 या 3 लेक्चर्स में क्लास में लेते हैं। तो आप भी पढ़े हो मेरे से मास्टर्स में, आपको मालूम बिल्कुल। होगा कितनी क्लासेस लगती थी। बहुत लेकिन पूरा महीने पढ़ते थे हम वो हाँ, तो टॉपिक। उसको हमने समराइज करके दिया था। लेकिन उसमें ये था कि एक रिमोट एरिया के बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछे, हम्म। और मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा क्या, कहती है सर इस चीज, वो लड़का था, कहता सर इस चीज को हमें टीचर नहीं मिल रहा था। तो थोड़ा सा मैंने कहा आपको अपना मटेरियल चाहिए, कहता सर आपका पढ़ाया समझ में आया, मटेरियल भी भेजिए। मैंने हम्म। कहा बेटा मेल दो।
तो अब मैं बैठा अपनी जगह पे, उस बच्चे को मैंने वो मेल किया मटेरियल सारा, तो इससे ये फर्क तो पड़ा ही है। आप इसको इस तरीके से भी ले सकते ऐसे भी देख सकते हैं सर। वही आपने जैसे भी ग्रुप थ्योरी और ये सारे टॉपिक्स की बात की, तो एक और क्वेश्चन है मेरे माइंड में कि आपका एरिया है फिजिकल केमिस्ट्री, और अगर केमिस्ट्री के हम तीनों स्पेशलाइजेशंस की बात करें, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तो शायद जो जो मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं ग्रेजुएशन के लिए, उनको सबसे पहले तो फिजिकल केमिस्ट्री का फियर होता है, और फिजिकल केमिस्ट्री से भी थोड़ा पार पाते हैं वो बच्चे तो क्वांटम पे आके तो बिल्कुल अटक जाते हैं। तो क्योंकि सर आपका फुल एक्सपर्टीज है फिजिकल और क्वांटम, ग्रुप थ्योरी, ये सारे सब्जेक्ट्स में, तो कोई ऐसे तरीके हैं जिनसे बच्चे या तो इन सब्जेक्ट्स के साथ में डरे नहीं, स्पेशली जो मेडिकल बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं जिनको थोड़ा सा मैथ्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन में का नाम सुनते ही उनका उनकी हालत खराब होने लगती है, तो कुछ ऐसी चीज है जिससे वो फ्रेंडशिप बना सके इन टॉपिक्स के साथ में, क्योंकि इनके बिना केमिस्ट्री में आगे बढ़ना तो बहुत मुश्किल है। उसमें यही है। देखिए, डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं है, मेरा मानना तो ये है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है जीवन में। आप डिटरमाइन होने चाहिए कि अगर मेरे को ये टारगेट अचीव करना है तो ये करना है। बिल्कुल। जब मैं अपने स्टडी पीरियड से ही ये करता था, फोकस्ड स्टडीज करता था, फोकस स्टडीज, मेरे को अगर ये चीज पढ़नी है तो पढ़नी है, करना है तो करना है, उसके बारे में समझना है तो समझना है, एक बार सही, दो बार सही, तीन बार सही। तो मैं इस तरीके से, और फिर नोट्स बनाता था, और उसके बाद टीचर्स का सहयोग मिलता था, टीचर्स से मेरे को गाइडेंस मिलती रही है, हम्म। उनके लेक्चर्स में कोई भी ऐसा नहीं किया कि मैं मिस कर रहा हूँ। ओके। तो टीचर्स ने जो पढ़ाया वो भी नोट्स, बाकी अपने भी, तो उस वजह से मैं अपने सब्जेक्ट में जो थोड़ा बहुत जान पाया, एक्सपर्टाइज की बात तो मैं नहीं कह रहा, थोड़ा बहुत जो भी जान पाया उस वजह से जान पाया। और दूसरा ये है कि हम किसी चीज को अगर सोचेंगे कि ये मेरे को समझ नहीं आ रही, बड़ी चीज है, पहाड़ है, तो पहाड़ पे तो फिर देखते रहेंगे तो पहाड़ है, अगर चढ़ना शुरू कर देंगे तो कुछ भी नहीं है, फिर तुम चढ़ जाएंगे। टारगेट अचीव करो, टारगेट को फिक्स करो और उसको अचीव करने के लिए लग जाओ, बस ये है। बहुत बहुत ही आपने ना सारा पूरे मैटर को ऐसे छोटे से सेंटेंस में समराइज कर दिया। और अगर मैं दोबारा से आपके सारे पॉइंटर्स को रिआइटरेट करूं, तो सबसे पहला, डिटरमाइन करो, उसके बाद फोकस्ड रहो, जो सब्जेक्ट पढ़ना है उसके नोट्स बनाओ, और उसके बाद जहां डिफिकल्टी है वहां टीचर्स के साथ इंटरेक्शन। तो ये चार आपने ना ऐसे नहीं, अब हाँ, चार तो ये हो गए, इसके अलावा अब तो आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेट के प्लेटफॉर्म पे बाकी और काफी मटेरियल भी अवेलेबल है, उससे भी आप ले सकते हो, किसी भी फील्ड को आप समझ सकते हो। नो डाउट। तो जिन भी बच्चों को ये लग रहा हो कि हाँ फिजिकल केमिस्ट्री टफ है, तो कम से कम ये चार पॉइंट्स पे अगर काम करना शुरू करोगे तो शायद हो सकता है कि डर थोड़ा कम होगा। और सर अगर आपकी परमिशन होगी तो प्रॉब्ली इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में आपका मेल आईडी आई वुड लाइक टू गिव, जिससे शायद किसी बच्चे को अगर आपसे कनेक्ट होना हो तो वो थ्रू मेल्स आपसे कनेक्ट हो पाए। ले लो ना, कर दो। बिल्कुल। थैंक मैं यू सो मच सर। टीचर, मतलब टीचर तो बाद में हूँ, मैं आज भी स्टूडेंट हूँ केमिस्ट्री का। नो डाउट। आज भी, आज भी कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ मिले नया। और खाली केमिस्ट्री अपना सब्जेक्ट नहीं, बाकी भी अगर कुछ ना कुछ कोशिश करता हूँ मिलता रहे। तो मैं भी सुनता हूँ कुछ लेक्चर्स, मैं भी कुछ नया पढ़ता हूँ या करता हूँ, थोड़ा समय निकालता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो आज भी मैं करता हूँ, स्टूडेंट मानता हूँ खुद को। बच्चों को अगर, देखिए, जो लिया है यहीं से लिया है, हम्म। इसी समाज से, जो देना है मल्टीप्लाइड मैनर में यहीं देना है, गुणात्मक रूप से यहीं वापस करना है। तो अगर बच्चों को फायदा हो, किसी को अगर कोई इंटरेक्ट करना चाहे, हम्म। कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच सर। सर जैसे अभी आपने एक और पॉइंट कहा कि सिर्फ पढ़ना पढ़ाना ही नहीं, उसके अलावा भी आप खुद खुद भी बहुत सारी स्टडीज, रीडिंग्स, कंसल्टेशन, उस सब में इन्वॉल्व रहते हैं, और इसका सबसे बेस्ट जो आउटपुट मुझे दिखता है वो है आपके एन नंबर ऑफ पब्लिकेशंस और आपके बहुत सारे बुक्स। तो क्या सर थोड़ा सा आप अपनी रिसर्च के बारे में इलेबोरेट करेंगे कि आपके मेन एरियाज ऑफ रिसर्च क्या है? शायद उससे भी बच्चों को थोड़ी नॉलेज मिलेगी और वो ये समझ पाएंगे
कि वो केमिस्ट्री के अलावा और किस किस रिसर्च टॉपिक्स में आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और आपकी इस पूरी रिसर्च जर्नी को अगर आप समराइज कर पाए सर सारे स्टूडेंट्स के लिए। देखिए ऐसा है कि जैसे मैंने बताया कि मैं फोकस्ड जिया हूँ, कोशिश यही करता हूँ कि फोकस्ड टारगेट ओरिएंटेड काम करूँ, उस हिसाब से फोकस करके मैं चलूँ। जब मैं स्कूल लेवल पे था तभी से मेरा एक टारगेट था कि मैंने कॉलेज या यूनिवर्सिटी टीचिंग में आना है। तभी सर से एक स्कूल फिक्स में कर, आपने डिसाइड कर लिया था कि आप। बिल्कुल बिल्कुल, ओह तभी वाह। से मेरा डिसीजन, तभी से डिसीजन था। और शायद इसलिए था कि मेरी माँ स्कूल में +2 लेवल की टीचर थी वाह। दिल्ली प्रशासन में। तो उनको देख करके मैं कि मैं मम्मी स्कूल में है तो मैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी टीचर बनना है। तो उसको देखते हुए 12th के बाद, अब जीवन है, जैसे जैसे हालात मिलते हैं वैसे वैसे बढ़ते हैं, मैं अपने गुरु डॉक्टर आर के अग्रवाल साहब के सानिध्य में आ गई। तो फिर देख करके कि जैसे अग्रवाल अंकल कर रहे हैं वैसे ही मेरे को भी उसी फील्ड में जाना है, केमिस्ट्री उठा ली। 12th के बाद मैंने फिर केमिस्ट्री ऑनर्स ले करके फिर आगे मास्टर्स करके और आगे डॉक्टरेट के लिए मैंने उन्हीं को कहा कि सर आपके साथ ही करनी है। हम्म। तो करने के बाद क्या कहते हैं, उनके साथ मैंने किया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में काम, जो आप रिसर्च की बात कर रहे हैं ना। तब तक मेरा नेट और ये सब चीज क्वालिफाई हो चुके थे, CSIR UG। पहले। हाँ, मास्टर्स करते करते हो चुका था। ओके। तब ये समझ में आ गया था कि ये प्रोफेशन तो मिलेगा जिसमें मैं आज हूँ, चाहे ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मिले। तो अग्रवाल साहब के साथ ज्वाइन किया और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सर जैसा काम कराते थे। हम्म। मैं ये बात कर रहा हूँ 90 के, मान लो 90s के बाद। हम्म। उसमें मैंने उनसे बात करके, उनसे रिक्वेस्ट करके, उन थोड़ा सा एडिशंस अल्ट्रेशन उनकी सलाह से करने शुरू किए। मुझे आज भी ध्यान है, मैं रिसर्च में अपने बाग भी गया था बॉम्बे, सिर्फ XRD सीखने के लिए, वाह। एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज को सीखने के लिए वहां गया था। और सर ये आप वहां इतने पे, साल पहले की बात कर रहे हैं। हाँ, और अपने डॉक्टरेट के दौरान। और अपने कंपाउंड्स जो बनाए थे उन कंपाउंड्स का मैंने मास स्पेक्ट्रा भी रिकॉर्ड करवा के उनको भी जितना कर सकता था एनालिसिस करने का कोशिश की थी, थीसिस में इंक्लूड किया था। हम्म। कोऑर्डिनेशन ना सही तो जो लिगेंड ऑर्गेनिक मैटर बनाया था उसी का किया, इस तरीके से। तो बस यही है कि एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मेरे को आगे करना कैसे क्या है। फिर मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जब हुई, आपने रिसर्च वाली जो बात की, ऐसी जगह हो गई, रिमोट एरिया था, और वहां पे ज्वाइन करते ही एक सेमिनार सैंक्शन होके आ गया। और हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो थे उसको वापस कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा सर नहीं, काम होगा, सेमिनार हम कराएंगे। तो वहीं पे हमने वाटर एनालिसिस किया, वहीं पे आसपास के सोर्सेस का सेमिनार भी कराया, और उस वाटर एनालिसिस का हमने प्रेजेंटेशन भी दिए अपने कॉलेज की तरफ से। वो एनालिसिस कहाँ किया, अब आप कहोगे जब रिमोट एरिया कहाँ से कर लिया, तो जो लेबोरेटरी में फैसिलिटीज थी, सिंपल हार्डनेस और पीएच और कंडक्टेंस और जो पैरामीटर्स में निकाल सकता था या निकलवा सकता था, अपने मास्टर्स के स्टूडेंट्स को लगाया, वो करवा के वही प्रेजेंटेशन दिया। तो मतलब एक किस्म से ये कह लो कि थोड़ा सा सोचना है और थोड़ा सा एक इच्छा शक्ति की बात थी ना। वहां पे वेदर कंडीशंस क्या है, एक ग्रुप को लगा दिया जाके बेटा इकट्ठा करो हम्म। मेटीरियोलॉजिकल डेटा, एक ग्रुप को लगा दिया मेडिकल्स, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहां से निकालो डेटा, उसका एनालिसिस करके ही, आजकल जिसको हम एक्सेल कहते हैं, हाँ। पहले ये लोटस 1 2 3 स्प्रेडशीट होती थी, बिल्कुल। तो उस पे एनालिसिस करके उसको करके हमने प्रेजेंटेशन दे दिया, सेमिनार भी कराया। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। तो जैसे जैसे लैब कंडीशंस मिली वैसे हम्म। वैसे काम किया, जैसे जैसे मौके मिले वैसे वैसे काम किया। सन 2000 में, आप शायद 2001 के पास आउट हो। हाँ 2001 MSc।
हाँ 2001, तो 2000 में हमें मौका मिला था परम 10,000 पे काम करने का, सुपर कंप्यूटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वहां पे जाके देखा क्वांटम केमिस्ट्री क्वांटम मैकेनिक्स एक अपना थ्रस्ट एरिया हम्म। रिसर्च उसमें चल रही थी। तो पुणे गए थे, वहां से थोड़ा सा और टर्न हो गई, रिसर्च फील्ड अपना टर्न हो गया। तो फिर हम थ्योरेटिकल और इस पे क्वांटम बेस्ड पैकेजेस बेस्ड सॉफ्टवेयर बेस्ड काम शुरू कर दिया। हम्म। और जो रिसर्च करानी भी शुरू की, पहले सिंपल सिंथेटिक कर रहे थे, उसके बाद फिर आगे इसका भी काम इंक्लूड किया, क्वांटम सॉफ्टवेयर बेस्ड कैलकुलेशंस का। फिर सिमुलेशंस आगे किए फिर, है सिमुलेशंस वर्क ऐड हो गया। सिमुलेशंस का थोड़ा सा काम किया। हम्म। फिर और आगे बढ़ते बढ़ते सिमुलेशन ऑफ स्पेक्ट्रा पे भी आ गए, फिर और स्टडी किया। सिमुलेशन ऑफ स्पेक्ट्रा के साथ साथ क्यूएसआर स्टडीज पे आ गए, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी रिलेशनशिप। हम्म। क्या चेंज किया फार्मेसी में, फार्मास्यूटिकल साइंस में, ये एक ड्रग डिजाइनिंग में मेजर स्टेप है। हम्म। हमने अपने पहले कैंडिडेट को जब ये काम कराया था तो हमने थोड़ा सा चेंज किया, हमने इसको प्लांट पैथोजेंस पे शिफ्ट कर दिया। ओके। फार्मास्यूटिकल मतलब आप स्टडी कर रहे हो ह्यूमन पैथोजेंस पे, हमने प्लांट पैथोजेंस, वो भी कौन से, जहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी, हम्म। लोकल एरिया क्रॉप को लेते हुए उस पर शिफ्ट कर दिया। तो उसमें मॉडलिंग शुरू कर दी। तो इस तरीके से बढ़ते रहे। बीच में जब डॉक्टरेट सबमिट हो गई थी, तो 2 4 6 महीने का समय था, मतलब ऑलमोस्ट इंटरव्यू डन था, हम्म। रिटन टेस्ट हो गए थे। हम्म। 2 4 6 महीने का वेटिंग पीरियड, जब तक वाइवा हो रहा है पीएचडी का। आप भी समझते हो डॉक्टरेट के बाद 2 4 6 महीने रहते हैं, लगता है टाइम। लगता है। तो लिटरेचर ऐसा मिला कि उस लिटरेचर में मेरे को एक थर्मल डिकम्पोजिशन काइनेटिक्स के पेपर्स मिल गए। और उस समय कंप्यूटर्स इतने होते नहीं थे, ये हम्म। बात बता रहा हूँ मैं 92 के आसपास। तो तब अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर और इसकी मदद से वो जो पेपर्स मेरे को मिले थे, उनके रिजल्ट्स को मैंने थोड़ा सा रिप्रोड्यूस करने की कोशिश की। जब मैंने रिप्रोड्यूस किए रिजल्ट्स, तो मेरे को समझ में आ गई कि उन्होंने ये इक्वेशंस कैसे लगाए। अब वो इक्वेशंस मैंने अपना जो थर्मल थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अपने थर्मोग्राम्स थे, अपने कंपाउंड्स के डॉक्टरेट वाले, हम्म। उन पे फिट किए, उन पे लगाना शुरू किया, तो मेरे को रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए। तो हम्म। थर्मल डिकम्पोजिशन काइनेटिक्स में भी जब छपना शुरू हो गए, और उसमें फिर बढ़ते बढ़ते जब मेरी पोस्टिंग हो गई, सर्विस में आ गया, तो 1996 में मेरे को इंडियन केमिकल सोसाइटी की तरफ से एंडोमेंट अवार्ड मिला। वाओ। दैट वाज रेवर्ड फ्रांसिस एल एम यदनापल्ली मेमोरियल मेडल एंड प्राइज। हम्म। और इट्स हाईली काफी, प्रेस्टिजियस अवार्ड। हाँ जी, इट्स अ हाईली प्रेस्टिजियस अवार्ड। हाँ उसमें वो मेरे को मिला था। और वो काफी समय तक अपने स्टेट में मैं अकेला रेसिपिएंट था उस अवार्ड का। अब तो खैर एक सज्जन और हैं। हम्म। काफी समय तक मेरे को उसमें मैं जा करके, मुझे आज भी ध्यान है, कोयम्बटूर में कन्वेंशन हुआ था। तो कोयम्बटूर में कन्वेंशन में मैंने अपना करीब 45 मिनट्स या 1 घंटे का 60 मिनट का करीब वाओ। लेक्चर दिया था उस पर। तो वही थर्मल डिकम्पोजिशन काइनेटिक्स, इस तरीके से हम्म। मैं इस तरीके से अलग अलग फील्ड्स में काम करने की कोशिश की। और अभी अभी भी एक अलग फील्ड लेके चल रहा हूँ, क्वांटम मैकेनिक्स को स्पिरिचुअल राइटिंग से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे चल रहा है। नो डाउट। सर, ये जितनी भी आपने पूरी जर्नी अभी बताई है जस्ट फ्यू मिनट्स में, आई बिलीव इससे सारे स्टूडेंट्स को और प्रॉब्ली शायद मुझे भी, हम सबको एक जो इम्पोर्टेंट सक्सेस मंत्र हम इसको बोल सकते हैं वो ये मिला है कि जहां चाह वहां राह। अगर आपको बिल्कुल, ये लगता है कि आपको करना है तो ऑप्शंस हजार मिलेंगे। मतलब मिलते अगर हैं। मैं आपके रिमोट एरिया वाले सिचुएशन पे जाऊं तो आपने रिसर्च वहां पर भी नहीं छोड़ी क्योंकि आपको रिसर्च करना था, और मुझे जब कुछ करना करना है, था तो बस आपके रिसर्च पे इच्छा टॉप। शक्ति होनी चाहिए, इच्छा शक्ति आपकी होनी चाहिए, काम करने की आपके अंदर है कि मैं काम। अभी मैं 55 की एज का हो गया, हम्म। तो बस वही बचपन से जो काम करने की लगन है ना, तो वही है।
और नो जहां डाउट ये। तक आपने हम्म। राइटिंग की पूछी थी, बुक्स बुक्स की और इसकी, तो हम्म। राइटिंग का भी ऐसी। अच्छा, रिसर्च पेपर्स, मेरा एक ये रहता है कि पब्लिकेशन हो जाए हम्म। तो उसको पब्लिश कराओ। काम हो गया तो चाहे छोटा सा भी काम है तो उसको पब्लिश कराओ। हम्म। पब्लिश होगा तो दुनिया के सामने आएगा। अब तो खैर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस युग में, इंटरनेट के युग में, काफी सारे प्लेटफॉर्म हैं यस। जो आप दे सकते हो सब कुछ। काफी इंडेक्स हैं जिससे हम्म। आपकी वेटेज काउंट होती है, साइटेशन है, इम्पैक्ट फैक्टर है। ठीक बिल्कुल। है, जैसा भी है, हम्म। लेकिन अपने को दुनिया के सामने लाना। हम्म। अभी मेरा 127th रिसर्च पेपर लास्ट वीक है। वाओ। अभी लास्ट वीक। इनक्रेडिबल, दैट्स रियली इनक्रेडिबल सर। वो भी सिमुलेशन पे है, एक किस्म से सिमुलेशन ऑफ स्पेक्ट्रा, उसी पे है। तो जैसे अभी भी आपने बोला कि आपने एक नया टॉपिक लिया है और जो वर्ड आपने यूज किया स्पिरिचुअलिटी, तो एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे। आजकल बहुत सारे लोग एक टर्म यूज करते हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट क्वांटम कॉन्शियसनेस। तो क्या हम इस क्वांटम कॉन्शियसनेस को ह्यूमन कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करते हैं? क्या एक्चुअली ऐसा कोई आइडिया होता भी है? या अगर मैं ये बोलूं कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस और क्वांटम कॉन्शियसनेस, ये दोनों वर्ड्स को ही अगर शायद स्टूडेंट्स को, मुझे या बाकी सब लोगों को समझना हो, तो शायद उनको भी कुछ आइडिया मिल पाए कि इस टॉपिक पे भी रिसर्च हो सकती है। तो क्या आप इन दोनों वर्ड्स को सर डिकोड कर सकते हैं, इनका एक्चुअल मतलब क्या है? देखिए, इसमें भी अभी मेरे को उतना आइडिया तो नहीं है, लेकिन हम्म। मैंने जो अभी तक जो देखा, जो पढ़ा, हम्म। कुछ ही समय हुआ है देखा मैंने इसको, ये जो सुना इसके बारे में, वो यही है कि हम जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते पढ़ाते हैं, हम्म। आपने भी, आपको भी पढ़ाया था जब आप थे, बिल्कुल। जी सर। वेव फंक्शन और एनर्जी, ये हम्म। दो चीजें हम हम्म। सिस्टम के लिए निकालते हैं। यस। तो इसमें शायद ये बताते हैं कॉन्शियसनेस का वेव फंक्शन कोलैप्स जहाँ पे होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कई एक किस्म से फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके। और मेरे को जो अभी समझ में आई है, अभी इसमें, और आगे अगर मौका लगा तो जाऊंगा। ये बेसिकली मुझे तो फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, हाइपोथेसिस लग रहे हैं अभी, ओके। लेकिन हैं, मतलब अगर कुछ लिटरेचर है तो ये है, इसको ओके। स्टडी करने की, मतलब आप ये कह सकते हैं क्वांटम चेतना हम्म। कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। और साइंटिस्ट भी हैं इसमें इन्वॉल्व, उनके कॉन्सेप्ट भी हैं, और फिलोसफर्स भी हैं साथ साथ। और मेरा ये मानना है कि अल्टीमेटली साइंस या सब, ये सब जाकर के फिलोसफी में ही तो मर जाता है, उसी में जाकर गिर जाता है। हम्म। तो तो इसमें आगे देखना है, पढ़ना पड़ेगा, मेरे को भी थोड़ा देखना पड़ेगा, कुछ है तो सही। ओके सर, नो डाउट, इसका मतलब अगर कुछ स्टूडेंट जिनको इस टाइप की रिसर्च में भी इंटरेस्ट है, तो प्रॉब्ली शायद वो भी आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। थोड़ा हम भी देख रहे हैं तो। ओके। और सर आपने अभी ना एक और भी वर्ड यूज किया कि भगवत गीता के साथ आप इन चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने शायद अगर मैं बात करूं तो मुश्किल से शायद 1 या 2 साल पहले से भगवत गीता को एक्चुअली समझना शुरू किया है। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने उसको 0.1% ही समझा होगा। लेकिन उस 0.1% में भी ऐसा लगता है कि वो एक नॉलेज का भंडार है। वो उसको आप जितना समझने की कोशिश करोगे, अगर हम थोड़ी देर के लिए स्पिरिचुअलिटी को एक साइड रख दें, तो भगवत गीता इट्स अ काइंड ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। तो कुछ अगर आप सर इन दोनों चीजों को कनेक्ट करें कि क्वांटम फिजिक्स, भगवत गीता, ये कॉन्शियसनेस, क्या ये सारे जो डॉट्स हैं ये सब कनेक्ट होते हैं आपस में? हो सकता है, लेकिन अगर आपने जो एक बात बोली ना कि स्पिरिचुअलिटी को सिर्फ, मेरा मानना यह है कि फिलॉसफी में ही जाकर के सारी साइंस मिलती है। ओके। और स्पिरिचुअलिटी को साइड में ना रखें, स्पिरिचुअलिटी तो एक किस्म से अपर लेवल है, मेरा ओके। मानना तो। हम्म। और बाकी फिर कहीं ना कहीं एनालॉगी तो है, कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी तो कुछ लगती है। हम्म। मैं ये नहीं कह रहा कि क्वांटम फिजिकल साइंटिस्ट जो हैं, क्वांटम फिजिस्ट जो हैं, वो इंस्पायर्ड होंगे या जो भी है, मैं ये सब क्लेम नहीं कर रहा हूँ। हम्म। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एनालॉगी समझ में आती है, इसी को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके। और ये मान के चलें
मैंने जैसे आपको बताया कि मैं काम करने में, कर्म में ज्यादा विश्वास करता हूँ। हम्म। तो बचपन से ही, जैसे आपने एक बात और भी बात कही थी अभी, कि आपने अभी पढ़ना शुरू किया या किया, हम्म। हो सकता है मेरे को ईश्वर ने ऐसा स्कूल में एडमिशन दिलाया, ईश्वर की कृपा रही, मैं ऐसे स्कूल में पढ़ा जहाँ पे हमें स्कूल लेवल पर ही श्रीमद् भगवत गीता का एक एक श्लोक रोज पढ़ाया जाता था, और मैडम उसका अर्थ हमें समझाती थी प्रेयर मीटिंग्स में। तब ओके। शायद इतना समझ में आता है नहीं आता, तो हो सकता है उसका भी असर हो, जो हम्म। संस्कार मिलने थे बचपन से थोड़े से मिले। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए, जब मेरी पोस्टिंग यहाँ पे हुई कॉलेज में ग्वालियर में, तो यहाँ पे एक मैडम थी हमारे साथ, वो किसी आश्रम से कनेक्टेड थी। उन्होंने कहा सर इस गीता देती थी, इसको पढ़िए। हम्म। तो मैंने उसको एक बार फिर, तब तक हम उम्र भी बड़ी हो गई थी, देखा उसको, पढ़ा। पढ़ने के बाद फिर मेरे को ऐसा लगा कि इसमें कहीं ना कहीं एनालॉगी तो है, क्योंकि उसमें श्लोकों के साथ हिंदी में भी अर्थ दे रखा था। हम्म। मैंने उस तरीके से पढ़ा उसको। फिर उसके बाद आगे बढ़ा जीवन, तो कोविड पीरियड में, हम्म। अभी जब लॉकडाउन था, मेरे को 2 बार कोविड हुआ। तो सेकेंड वेव में जब कोविड हुआ, तो मैं 14 दिन के लिए क्वारंटाइन था अपने एक रूम के अंदर बंद। पहले 2-3 दिन तो परेशान रहा कि ये क्या हो गया, अकेला समय कैसे कटे, कैसे करना है, क्या करना है। फिर धीरे से एक दिन मैंने अपना लैपटॉप अंदर अपने रूम में कर लिया। मैं सोचा यार क्यों परेशान होता है, ईश्वर ने मौका दिया है, हम्म। कुछ अपना इसमें स्टडी करो। तो वही इंटरनेट के सहारे से मैंने कुछ लिटरेचर ढूंढना शुरू किया। मेरे को लिटरेचर थोड़ा सा मिला। किस टॉपिक के बारे में लिटरेचर? लिटरेचर यही, जैसे आप जो बात कर रहे हैं अच्छा। स्पिरिचुअलिटी का, ठीक। क्वांटम मैकेनिक्स का संबंध, और जो भी मेरे को इसमें लेक्चर्स, मेरे को इसमें कुछ लिटरेचर मिलना शुरू हुआ। एक मेरे को बुक भी मिली, व्हाट इज लाइफ, सर ये जो इंडियन एक, ऑथर्स के लिटरेचर ज्यादा थे या फॉरेन ऑथर्स भी थे इसमें? दोनों तरफ से, ओके। दोनों। तो व्हाट इज लाइफ एक किताब मिली, जिसके ऑथर एरविन शॉडिंजर। ओ। तो मैंने किताब डाउनलोड की, मैंने उसको रख लिया अपने पास, और जब ठीक हो गया तो उसको मैंने प्रिंट निकाल के बाइंड करा लिया। हम्म। तो उसमें एक आध वो भी डिस्कशन थी, श्रोडिंजर्स कैट एक्सपेरिमेंट, वो सब। मैंने फिर इस तरीके से लिटरेचर लिया, हम्म। इकट्ठा किया थोड़ा, और उस क्वारंटाइन पीरियड में उस लिटरेचर को लेते हुए, समझते हुए, एक अपनी प्रेजेंटेशन छोटी सी बनाई। वो अपनी जो प्रेजेंटेशन छोटी सी बनाई, अब नई चीज थी, हम्म। तो फिर मैं बाहर जा नहीं सकता, लेकिन मेल तो कर सकता था। हम्म। मेल मैंने की अपने एक दोस्त है, अपने कुलीग है उनको, और आपकी क्लासमेट हैं सोनल, उनको। ओके। उन दोनों ने इनपुट दिया हम्म। कि इसमें थोड़ा सा ऐसे ऐसे ये और एडिशन हो सकता है, तो मैं उसको और सुधारा। लेकिन तब मेरे दिमाग में आ गया कि जैसे ईश्वर प्रेरणा से मैं ये काम कर रहा था, तब मेरे दिमाग में आ गया कि इसमें कुछ ना कुछ एनालॉगी है, तो इसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। हम्म। तो एक्सप्लोर करने के लिए फिर मैंने क्या किया, जब ठीक हो गया, लगभग वापस नॉर्मल रूटीन आ गया। हम्म। तो नॉर्मल रूटीन आने पर मैं, जहाँ मेरी पिछली पोस्टिंग थी वहाँ पे ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन था, वहाँ पे मैंने अप्लाई किया फॉर प्रोजेक्ट, कि मेरे को थोड़ी सी अगर इसमें मिल जाती है ग्रांट, हम्म। तो एक मेरे को बंदिश हो जाएगी कि मेरे को ये काम करना है। हम्म। सैंक्शन हो गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी ट्रांसफर हो गई वहां से, मैं दूसरी नई जगह आ गया। तो मैंने प्रोजेक्ट अप्लाई किया इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च, आईसीपीआर में। वहां से मेरे को प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया। हालांकि ग्रांट कुछ ज्यादा नहीं, बहुत नॉमिनल मैंने अप्लाई की थी, सिर्फ ये अपने आप को बांधने के लिए, खुद को कैटलाइज करने के लिए, कि अब मेरे ऊपर ये होगा कि वो प्रोजेक्ट है तो मेरे को काम पूरा करना है। हम्म। तो फिर जो पिछली, जो अब तक स्टडी थी, वो मैडम जिनका मैंने जिक्र किया अभी, उनसे दोबारा से मिल के, और कुछ एक ऑथर्स की जो इंटरप्रिटेशन है वो अलग से लेके, बुक्स लेके, थोड़ा सा मैंने जोड़ते हुए, और जो अपना क्वांटम फिजिक्स के जो
पढ़ा रहे थे, इतने हम्म। साल तो हो गए बच्चों को पढ़ाते हुए, और जो खुद हम्म। समझ में आई थी उन लॉज को रिलेट करते हुए एक क्वेश्चनर बनाया। वो क्वेश्चनर, अब मेथोडोलॉजी ये है कि वो क्वेश्चनर कुछ लोगों से लूंगा उसके आंसर, और हम्म। उनको फिर मैं एनालिसिस करके दोनों तरह से, क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली, दोनों ओके। टाइप के क्वेश्चंस हैं उसमें, हम्म। फिर फाइनली रिपोर्ट बना करके सबमिट करेंगे। तो कुछ ना कुछ तो एनालॉगी नजर आती है, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी नजर आती है इसमें, स्पिरिचुअल राइटिंग्स पर्टिकुलरली श्रीमद् भगवद गीता जिसको लेकर के मैं चल रहा हूँ, हम्म। और क्वांटम कॉन्सेप्ट्स में। जब मैं इस प्रोजेक्ट के लिए प्रेजेंटेशन दे रहा था आईसीपीआर के एक्सपर्ट्स को, तब एक बात और पता चली वहां से कि इसका उपनिषद के साथ तो कनेक्शन शायद कहीं किसी पहले कोई काम हो चुका है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि श्रीमद् भगवद गीता का, मैंने कहा मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ना कुछ अगर मिले हम्म। डॉगी, ना भी मिले तो भी हम्म। इंक्लूड करूंगा। ओके। यस। सर क्योंकि साइंस में तो हम यही समझते हैं ना कि अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो भी वो रिजल्ट है, और अगर कुछ नेगेटिव रिजल्ट आया तो वो भी वो रिजल्ट है। लेकिन एक्सप्लोरेशन जरूरी है, जिसको हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बोलते हैं साइंस में। नहीं, तो इसमें मुझे कुछ पॉजिटिव लग रहा है। ओके। मैं अपनी तरफ से पॉजिटिव, मैंने क्वेश्चन ऐसा बनाया कि मैं, ये हम्म। मेरा पक्ष है। अब जिनसे मैं आंसर्स ले रहा हूँ हम्म। वो मेरे से एग्री भी कर सकते हैं और मेरे से डिसअग्री भी कर एग्री, सकते। हाँ, डिसएग्री भी कर सकते ओके। तो इसका मतलब आपकी मेथोडोलॉजी ऐसी है कि डेफिनेटली रिजल्ट तो आएगा, वो जो रिजल्ट आएगा क्वेश्चनर का उसको एनालाइज करने के बाद ही हमें रिजल्ट पता चलेगा। और डेफिनेटली सर मुझे लगता है कि शायद जब आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो हमें एक डिटेल्ड डिस्कशन और करना होगा आपके इस प्रोजेक्ट के ऊपर। हैं। आप कर जिस सकते हैं, देखते हैं पहले। नो डाउट सर, हम एक डेफिनेटली एक डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे आपके इस प्रोजेक्ट के ऊपर, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ओके। सर अब थोड़ा सा स्टडीज से दूर चलते हैं, हमने बहुत सारी बातें की स्टडीज के बारे में, रिसर्च के बारे में। थोड़ा सा आपके आपके बारे में बात करते हैं। इतना कुछ किया है सर आपने अभी तक पिछले इतने सालों में, चाहे मैं एकेडमिक्स की बात करूं या रिसर्च की बात करूं, लेकिन फिर भी क्या आज भी आपको ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसा ड्रीम है आपका, मे बी पर्सनल मे बी प्रोफेशनल, जो अभी कंप्लीट होना बाकी है, चाहे पर्सनल लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे या मे बी दोनों लेवल्स पे, जो आपको लगता है कि यस दिस इज द ड्रीम प्रोजेक्ट और दिस इज द ड्रीम वर्क, जो भी कुछ ऐसा है सर अभी? देखिए, ड्रीम्स तो खत्म नहीं होते, कभी खत्म नहीं होते। वो तो अलग बात है। लेकिन इतना कहूंगा, जब मैंने आपको बताया ना, स्कूल लेवल से मेरे दिमाग में था कि इस तरफ आगे चलना है। हम्म। तो अब मैं जब पढ़ रहा था खुद, तो मेरे दिमाग में ये था कि जो ये बुक्स हैं, हम्म। जो ज्यादा जटिल कह लो या कॉम्प्लेक्स कह लो, आपने शुरू में ही बात की, हाँ। तो इनको अगर हिंदी में अगर ट्रांसलेट हो जाए, या मटेरियल हिंदी में हो, तो क्या ही अच्छा हो। तो ईश्वर ने करवाया है मेरे को वो काम हिंदी में, वो बुक्स ग्रंथ अकेडमी की हेल्प से वो हम्म। है, तो वो काम किया है। रिसर्च में चूंकि मेरी एक इच्छा थी शुरू से कि थोड़ा सा एकेडमिक्स में अपने आप को, तो मैंने आपको जैसे पूरा बताया वो कर रहा हूँ, हम्म। किया भी है, कर भी रहा हूँ। मैं ये बॉदर नहीं करता कि साइटेशंस कितनी जा रही हैं, क्या ठीक है, काम थोड़ा सा भी हो पब्लिश होना चाहिए, बिल्कुल वो पब्लिक डोमेन में चला जाता है। पब्लिक डोमेन में चला जाए बस। हम्म। तो अभी भी जैसे मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हम्म। फिर भी क्या है कि एसीएस, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी से अगर आती हैं कि ज्वाइन दिस वेबिनार, लिंक आ जाता है, तो उस लिंक को मैं, उस मौके को अवेल करता हूँ, ज्वाइन कर लेता हूँ, सुनता हूँ उनको। हम्म। तो उसमें भी नई से नई चीजें पता चलती, ठीक है। नहीं तो अभी जैसे मैं आपको बताया, कल ही कॉन्फ्रेंस, हम्म। अभी आज ही वापस आया हूँ, कल कॉन्फ्रेंस में था, तो वो काम कर रहा हूँ। हाँ, जो बच गई, जो लेकर के ड्रीम्स तो पूरी कर रहा हूँ। ये है कि एकेडमिक्स में बाकी तो ईश्वर की बहुत कृपा रही, सब कुछ हुआ है, लेकिन पेटेंट अभी अगर और मिल जाता है तो शायद कुछ और बढ़िया होता। उसके लिए एक बार कोशिश की थी, एक हमारे
पीएचडी स्टूडेंट डॉक्टर विनोद सेवरिया, बायोटेक्नोलॉजी में उन्होंने काम किया था। एक चीज आई थी सामने, तो उसको हमने पेटेंट कराने के लिए, पेटेंट फाइल करने के लिए भेजा भी था। ओके। अनफॉर्चुनेटली वो पूरा नहीं हो पाया। हम्म। तो अगर वो कभी हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नहीं हो तो भी अच्छा। और पर्सनल लेवल पे अगर आप बात करें तो ठीक है, ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि पोस्ट डॉक स्टडीज हो जाए, डीएससी साथ लग जाए। अब ओके। देखते हैं, जब मौका लगेगा तब होगा। प्रोफेशनली तो जितनी ग्रोथ होनी थी काफी हो चुकी, इससे ज्यादा और अब क्या होगा। नो डाउट सर, जितनी भी अभी तक आपने चीजें बताई ना, उन सब में एक जो कॉमन फैक्टर है जिसको अभी मैं कोरिलेट कर पा रही हूँ, वो एक कॉमन फैक्टर है इच्छा शक्ति। बस वो शुरू से लेके आज तक मुझे आपके हर रिप्लाई में वो एक कॉमन मैसेज हमेशा मिल रहा है कि अगर डिटर्मिनेशन है, अगर फोकस्ड है, तो डेफिनेटली व्हेन इट विल हैपन, इसका आंसर शायद किसी के पास भी नहीं है। और बिल्कुल अगर हम भगवान होते, हमें पता होता कि कब होना है, तो शायद फिर हमने सब कुछ जीत लिया होता। लेकिन हमें ये पता है कि हमें करना है, उसका रिजल्ट क्या आएगा दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन बिल्कुल। बस मैं करना है ये जरूरी है। और आपका ये जो मैसेज है ना सर, अगर ये इस मैसेज को सुपरफिशियली भी स्टूडेंट समझ लेते हैं कि ठीक है, मुझे जहां एडमिशन मिला है वो जैसे भी मिला है, जो भी मिला है, दिस इज ओके, लेकिन वहां मुझे अपना बेस्ट देना है, मुझे वहां बस ढूंढना है कि काम कैसे करना है, मुझे वहां अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश करनी है, क्योंकि मेरे पास डिजायर है, मेरे पास पैशन है, मेरे पास इच्छा शक्ति है, डिटर्मिनेशन है मेरे पास। ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन अगर स्टूडेंट कम्युनिटी जो इस पूरे डिस्कशन को सुन रही है, अगर वो ये समझ पाते हैं, तो मे बी मुझे नहीं लगता कि उनकी ग्रोथ में शायद ही कोई हर्डल होगा। कोई भी, और यस मेरी सर। समझ से मेरी समझ से कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। आप कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी काम कर लो, काम तो करना है। काम अगर कर। वो लगन से करोगे, अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करते हुए, डिटरमाइन होकर के फोकस्ड करोगे, तो आपको रिजल्ट्स मिलते ही मिलते हैं। मिले। नो डाउट। वो खुश रहो, अपने हिसाब से उसमें आगे बढ़ते रहो, इस तरीके से फिर आगे प्रोग्रेस भी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। और मुझे लगता है ये मैसेज सारे स्टूडेंट्स को लेने की जरूरत है। और मैं फिर से एक बार आपके सारे मैसेजेस को, आपके सारे आंसर्स को अगर कंपाइल करूं, तो मुझे जो आज के पूरे डिस्कशन में समझ में आया, स्टे फोकस, स्टे डिटरमाइंड, अपना काम बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ। और हो सकता है कोई ऐसा जिसको हम कहते हैं ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, जो आपकी लाइफ में एक मोमेंट आया जिसको आपने कोविड के टाइम में एक्सप्लोर किया, वो पता नहीं मोमेंट किसकी लाइफ में कब आएगा, और कब कोई ऐसा डिस्गाइज मोमेंट होगा जो आपके लिए भी ब्लेसिंग बन जाए। शायद आप जिसको सोच रहे हैं अभी कि वो अच्छी चीज नहीं है, पर शायद उसी में कोई ब्लेसिंग छुपी हो जो ढूंढने की जरूरत है, जो शायद सर आपने भी ढूंढी, एक बार नहीं कई बार। तो इतना मैं कुछ है बताया ना सर। जी सर। मैं बताया ना, कोविड के टाइम में पहले 2-3 दिन तो परेशान था, फिर मैंने कहा यार क्यों परेशान हो रहा है। मैंने अपना लैपटॉप अंदर किया और स्टडी करना शुरू कर दिया। ट्रू। तो दिमाग दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गया ना। नो अगर डाउट। मैं खाली रहता तो सोचता रहता, परेशान हो रहता, ये चीज थी। नो डाउट सर, ये जो आपने मैसेजेस दी हैं आज छोटे छोटे रिप्लाईज में, ये मुझे लगता है ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि हर हर उस ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक्चुअली अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। इनको कई बार ऐसा लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, अब इनसे बाहर कैसे निकले। तो ये डिस्कशन ना सिर्फ केमिस्ट्री के बारे में पॉइंटर्स हाईलाइट करता है, बल्कि ओवरऑल लाइफ के पर्सपेक्टिव के बिल्कुल बारे ओवरऑल में। तो चैलेंजेस तो हैं ही, चैलेंजेस चैलेंजेस हैं। हमेशा हैं। और हम जिस फील्ड में हैं, जहां पर भी हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, उस हिसाब से अगर हम काम कर रहे हैं और चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हम्म। ठीक है। और जो कोशिश ये करेंगे उसी में अपनी सेटिस्फेक्शन देखते हुए, अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे मैं अपना एग्जांपल आपको सारा कुछ बताया, तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ते रहें तो सक्सेस मिलती ही मिलती है। वेरी। ज्यादा कंपैरेटिव होगी, रिलेटिव होगी, ज्यादा नहीं मिलेगी, थोड़ी मिलेगी, मिलेगी जरूर। बट सक्सेस डेफिनेट, तो सक्सेस है। सक्सेस तो सक्सेस ट्रू सर, ट्रू। थैंक यू सो मच सर, अभी हमारे पास इतना कुछ है डिस्कशन करने के लिए, तो मुझे लगता है हमें एक और एपिसोड रिकॉर्ड करना होगा वो सारे टॉपिक डिस्कस करने के लिए। और डेफिनेटली आपके इस प्रोजेक्ट कंप्लीशन का हम वेट करेंगे, जिससे हम आपके साथ एक बार और डिस्कशन कर सकें।
और बहुत सारे और टॉपिक्स हैं। मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपसे बहुत कुछ जानने की जरूरत है, क्वांटम कॉन्शियसनेस के बारे में आपसे बहुत कुछ जानने की जरूरत है, टॉपिक्स बहुत ये सारे हैं। इसमें तो मैं अभी खुद एक किस्म से ये मान के चलो कि बच्चा हूँ, इसमें भी खुद ही शिशु, उसमें वो पढ़ रहा हूँ अभी, धीरे से आगे बढ़ेंगे जो भी कुछ है। ठीक है नहीं तो उसके बाद देखते हैं। हम आपसे डिस्कशन करके उसके बाद हम आपसे सीखने की और जानने की कोशिश करेंगे सर, इन सारे टॉपिक्स के बारे में। बट आज जो कुछ भी आपने बताया सर, उसके लिए रियली थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम निकाला सर, और इतनी इन डेप्थ चीजें बताई, ना सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बल्कि ओवरऑल लाइफ पर्सपेक्टिव्स के बारे में। सो फॉर दैट थैंक यू सो मच सर। और आपका मेल आईडी सारे स्टूडेंट्स के लिए ये एक इस एपिसोड का गिफ्ट होगा कि सबको मेल आईडी मिलेगा इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहां से सर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं किसी भी टॉपिक पे, किसी भी प्रोजेक्ट में। सर के पास एन नंबर ऑफ आइडियाज हैं और नॉलेज का भंडार है, तो नहीं, उसको ऐसा नहीं है, नॉलेज सारे का भंडार बच्चे। किसी के पास, मतलब इस ब्रह्मांड में, सृष्टि में ज्ञान तो बहुत है। हम्म। एक आदमी उतना नहीं हो सकता। बस ये है कि थोड़ा सा उसका एक हल्का सा कतरा भी अगर मिल जाता है तो बहुत है। कोशिश करते हैं कि वो थोड़ा सा अपने, अल्टीमेटली तो फिर इसी से अपना जीवन चलता है। इसी से, मैं तो ये मानता हूँ, इसी से एनर्जी मिलती है, इसी से आगे बढ़ते हैं। ट्रू ट्रू सर। सर ये आपकी ह्यूमिलिटी है कि आप ये बोल रहे हैं कि इतना कम है, पर जो चीजों को सिंप्लीफाइड मैनर में बताने की आर्ट है आपके पास, शायद वो फिनोमिनल है। और उसके लिए थैंक यू सो मच सर, सारा टाइम निकालने के लिए और ये सब कुछ बताने के लिए थैंक यू सो मच सर। ऐसे